जय हिंद। आज के क्लास में हम क्लास 10th SCRT बुक अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थव्यवस्था का परिचय। भारत अंग्रेजी शासन का 200 वर्षों तक उपनिवेश रहा। उपनिवेश शब्द से तात्पर्य होता है जब कोई समृद्धशाली देश किसी देश पर आर्थिक और व्यावसायिक रूप से अपना नियंत्रण कर लेता है तो वैसा शोषित देश शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। भारत को अंग्रेजी उपनिवेश से मुक्ति 15 अगस्त 1947 को मिला। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। अब हम अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना का आशय है कि उत्पादन क्षेत्रों के वर्गीकरण के आधार पर। तो हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके संरचना के आधार पर, उत्पादन क्षेत्रों के आधार पर 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर वैसा सेक्टर जिसके अंतर्गत उत्पादन किया जाता हो, जैसे कृषि, पशुपालन, वन, ठीक, ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र आता है वैसा जिसमें निर्माण उद्योग, बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियां, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, गैस, बिजली, ये सभी द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के कार्यों को सुगमता पूर्वक आगे बढ़ाती है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में बैंक, परिवहन, व्यवसाय, अन्य सेवाएं भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, सुमित नाम का कोई लड़का है और वो पशुपालन करता है। तो पशुपालन से वो दूध उत्पादन कर रहा है, तो दूध उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वो दूध को वो किसी फैक्ट्री को बेच देता है, जो फैक्ट्री वहाँ मिठाई, दही वगैरह बनाती है। जिस फैक्ट्री में मिठाई, दहियाँ ये सब बनती हो, वो आ गया द्वितीय क्षेत्र में। वो कंपनी फिर बने हुए मिठाई को छोटे छोटे उपभोक्ताओं के बीच वितरित करती है। तो वो किसी और फुटकर विक्रेता को बेचती है। वो विक्रेता उससे खरीद कर सामान छोटे छोटे उपभोक्ताओं के पास पहुंचाती है। इसीलिए वो जो बेच रहा है वो हो गया तृतीय क्षेत्र में, और जहां मिठाई बन रहा है वो द्वितीय क्षेत्र में, और जहां दूध का उत्पादन हो रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में। खनन, जैसे कोयला खान से कोयला खान के निकाला जाता है, तो खनन आगे प्राथमिक क्षेत्र में। जब कोयला से बिजली बनाया जाता है तो वो आ गया द्वितीय क्षेत्र में। जब बने हुए बिजली को सरकार आम लोगों तक बेचती है तो वो आ गया तृतीय क्षेत्र में। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार को। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिस पर किसी एकल व्यक्ति या कंपनी का एकाधिकार हो और उसका मालिकाना हक भी उसी व्यक्ति या उसी कंपनी का हो, तो ऐसी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। अमेरिका, जापान जैसे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन सरकार के हाथ में हो, ठीक ना। उस सरकार किसी भी अपने देश के अंतर्गत वस्तु या सेवा का उत्पादन करती है और उसका लाभ, उससे जो लाभ प्राप्त होता है वो समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए होता है। तो ऐसी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। चीन, क्यूबा जैसे देश समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार और एकल कंपनी दोनों अर्थव्यवस्था का संचालन करती हो, दोनों सेवा और वस्तु का उत्पादन कर रही हो, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत जैसे देश भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, भारत में ट्रेन चल रही है, तो जो इंडियन रेलवे है वो भारत सरकार रेगुलेट करती है, और इंडियन रेलवे के ट्रैक पर ही
तेजस जैसे एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है, जो कोई निजी कंपनी करती है। एक और एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत का एक नेटवर्क कंपनी बीएसएनएल, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, और एक निजी कंपनी जियो, जो किसी निजी व्यक्ति का कंपनी है। तो दोनों का काम है कि नेटवर्क प्रोवाइड कराना। तो नेटवर्क प्रोवाइड कराने का काम सरकार भी कर रही है, नेटवर्क प्रोवाइड कराने का काम प्राइवेट कंपनी भी कर रही है। जब कोई किसी एक काम को सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर करें, वैसी देश की व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। फिर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास जब हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था का विकास एक आर्थिक विकास है और एक मौद्रिक विकास है। आर्थिक विकास का मतलब होता है रुपये पैसे का विकास या बढ़ना। किसी भी देश का जब राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो हम कहते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास में एक है समावेशी विकास और अगला है सतत विकास। समावेशी विकास, समावेशी विकास का मतलब होता है सम मतलब सभी के लिए, वेशी मतलब विकास, यानी समाज के सभी वर्गों के लिए जो विकास होता हो उसे समावेशी विकास कहते हैं। इसमें उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी लोग शामिल हैं समावेशी विकास के लिए। अगला है सतत विकास। सतत विकास वैसा विकास कि जो जिस विकास का लाभ हम लोग ले रहे हैं, जो हमारे पूर्वज लिए थे, और उस विकास की दर को उस तरह से बनाए रखना है कि उसका लाभ हमारे अगले जनरेशन भी ले सके। जैसे कोयला एक सीमित संसाधन है, तो हमारे पूर्वज भी कोयला का लाभ ले रहे थे, हम भी कोयला से लाभ ले रहे हैं। तो हमको इस तरह से खर्च करना है कि हमारे आने वाले जनरेशन भी उससे लाभ ले सकें। इस तरह का जो विकास होता है, ये सतत विकास के उदाहरण हैं। सरकार आर्थिक विकास, आजादी के बाद आर्थिक विकास के लिए सरकार से की ओर से कुछ महत्वपूर्ण एवं ठोस कदम उठाए गए। उसमें से पहला कदम है योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। योजना आयोग का गठन का उद्देश्य था कि हम जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। तो यदि 5 वर्ष बाद अगली सरकार आ जाता है, सरकार बदल जाती है, तो कुछ वैसा एक खाका तैयार करना कि ताकि सरकार यदि बदले तो अपने 5 वर्षों का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करे। इसी के लिए योजना आयोग का गठन किया गया और इसके पदेन अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अब वर्तमान सरकार 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। केंद्र और राज्य के बीच एक उचित समन्वय, एक उचित तालमेल बना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। ये सभी संस्था का गठन देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगला है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास यानी मुद्रा का विकास। पहले हम मुद्रा को किस रूप में देखते थे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुद्रा का कौन सा रूप हमको देखने को मिलता है। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हम लोग के गांव में गर्मी के समय में आइसक्रीम बेचने आता था। तो आइसक्रीम जब बेचने आता है तो हम लोग की मम्मी हम लोग को घर से कुछ मक्का, गेहूं, चूंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं और आइसक्रीम का जब समय आता था उस समय फसल भी तैयार हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि उसको आइसक्रीम वाले को कुछ गेहूं, मक्का, भुट्टा वगैरह देते थे और वो हमको आइसक्रीम देता था। तो यानी हम आइसक्रीम वाले को क्या दिए, अनाज, मक्का, गेहूं कुछ दिए, यानी हम उसको क्या देते हैं, वस्तु देते हैं। और आइसक्रीम वाले भी इसके बदले हमको क्या देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, वस्तु देते हैं। तो यानी वस्तु के बदले जब वस्तु दिया जाए उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली होता है मुद्रा के बदले वस्तु का विनिमय। तो हम सभी लोग अभी क्या होता है, यदि दुकान जाते हैं तो पैसा लेके जाते हैं घर से, दुकान वाले को पैसा देते हैं, वो सामान देता है। तो ये प्रणाली हो गया मौद्रिक प्रणाली, यानी मुद्रा के बदले वस्तु। अगला है बैंकिंग प्रणाली। हम लोग अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं बैंकिंग प्रणाली का कितना बृहद पैमाने पर उपयोग हो रहा है। बैंकिंग प्रणाली
हम जाते हैं अपना पैसा लेके बैंक में जमा करते हैं, वो एक रिसीविंग देता है, तो ये सभी हो गया बैंकिंग प्रणाली। या हम उसको चेक के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, तो ये सभी है बैंकिंग प्रणाली। इसको हम कुछ और विस्तार में बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है कोर बैंकिंग। तो देखिए, पहले एक गाना हुआ करता था कि मेरे पिया गए रंगून वहां से किए हैं टेलीफोन। तो अब क्या है, अब मोबाइल का जुग आ गया है, तो अब टेलीफोन खत्म हो गया, अब सीधे वीडियो कॉलिंग हो रहा है। तो क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी विकास करता है तो कुछ पुराने जो परंपरा बने होते हैं वो खत्म होते जाते हैं। तो अभी जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग होता था पैसा ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर होता था जिस व्यक्ति का अकाउंट है और सेम बैंक से जाके आपको उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करना होता था। लेकिन अब यूपीआई वगैरह आ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत विकास किया, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो अब कोर बैंकिंग कम देखने को मिलता है, यूपीआई से रुपये का ट्रांसफर हो जाता है। अगला है एटीएम। हम लोग जो एक कार्ड मिलता है उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड। और एटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो मौद्रिक विकास में हम लोग को एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है, यदि आपके अकाउंट में पैसा हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, उसमें जमा भी कर सकते हैं। एटीएम ये सभी सुविधा दे रखा है। बैंक कार्ड जारी करता है, एक है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड तब कार्य करता है जब आपके अकाउंट में पैसा हो और आप उससे कोई सामान शॉपिंग कर सकते हैं, उस कार्ड से उस बहुत जगह पर उसका यूज कर सकते हैं पैसा के लेन देन के लिए। जब आपके अकाउंट में पैसा हो तब डेबिट कार्ड से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो, लेकिन आपको कुछ खरीदारी शॉपिंग वगैरह करना हो तो आपके अमाउंट के अनुसार से कुछ लिमिट आपको क्रेडिट दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए पैसा उधार दिया जाता है, उसी को बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। तो अभी इन सभी कार्डों का प्रयोग कम हो रहा है, अब डिजिटल इंडिया आ गया है, यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से मौद्रिक विकास काफी हद तक हुआ है। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। कोई भी देश कितना विकास कर रहा है, ठीक ना, जब हम उसको विकास को मापते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था के विकास में हमें एक चीज और देखना है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। देखिए, जब किसी के घर परिवार में कोई सरकारी जॉब में नहीं हो या किसी कोई वैसे आर्थिक स्रोत उनके घर में नहीं आ रहा हो और यदि उसके घर में किसी एक लड़का का जॉब हो जाता है, जब जॉब हो जाता है वो जो पैसा कमाएगा वो अपने अच्छा खाने पर करेगा, अच्छा पहनने पर करेगा, थोड़ा थोड़ा घर उर बनाएगा, इस सब के लिए करेगा। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में जब कोई गरीब देश विकास करता है तो उसको आर्थिक विकास कहा जाता है। जिस तरह से लड़का कमा खा रहा है तो विकास कर रहा है। लेकिन यदि किसी घर में उसके पिताजी, किसी लड़का के पिताजी जॉब में हो, उसके दादाजी जॉब में हो और उस लड़का को भी जॉब होता है, तब वो क्या करता है, जमीन खरीदता है, बड़ा बड़ा फ्लैट खरीदता है, बड़े शहरों में जाता है, तो वो करता है आर्थिक वृद्धि। तो जब किसी छोटे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा हो, निर्धन देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा हो, तो वो देश कहलाते हैं कि ये देश विकास कर रहा है। और जब किसी समृद्धशाली देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा हो तो वैसे देश को कहा जाता है कि ये देश वृद्धि कर रहा है। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास को मापा जाता है राष्ट्रीय आय से। किसी देश का राष्ट्रीय आय वह आय होता है उस देश में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं के टोटल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस देश की राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा वो देश अधिक समृद्धशाली, विकसित या विकासशील देश कहलाएंगे। अगला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे निकाला जाता है? देखिए, यदि किसी के घर का आय हो 1000 रुपया और उसके घर में 5 भाई हो, तो एक भाई का प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? 1000 में हम 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 200 रुपया। उसी तरह से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करते हैं कि देश का टोटल इनकम, जो देश का पूरे देश का राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय आय में हम देश की जनसंख्या से भाग देते हैं। जब राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देते हैं
तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अगला है मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी के निर्देशन में तैयार मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और महबूब उल हक द्वारा जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों से तुलना करके बताया जाता है कि किसी एक देश से दूसरे देश की तुलना किया जाता है। उस देश में जीवन का आशा क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, जीवन स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति क्या है, इन सब के टोटल अध्ययन मानव विकास सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट राज्यों के आधार मानकर बनाया गया था। इसमें राज्य का रैंकिंग जारी किया गया था और इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से की गई थी। इस राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर केरल है और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम जैसे राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में करार दिया गया। तो आज के क्लास में हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये लेसन 1 का पार्ट 1 था। अगले क्लास में हम बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।